नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में एक बार फिर हमारे साथ हैं ओमकार नाथ जी, जो हमारे प्रारब्ध के एक नियमित पैनलिस्ट हैं। ओमकार नाथ जी का स्वागत कर लेते हैं। ओमकार नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बार आपका धन्यवाद कि आपने फिर मुझे याद किया। जी दर्शकों, हलाल शब्द इस समय चर्चा में है। हालांकि हलाल शब्द मजहब में बहुत पहले से चर्चा में है, लेकिन 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश से हलाल चर्चा ये एक अलग लहजे में शुरू हुई। हुआ यूं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बनाने, उनको रखने यानी स्टोर करने और बेचने पर रोक लगा दी। अब ये रोक लगी है तो इसका मतलब है कि संवैधानिक रोक है। कल को ये कोर्ट में जाएगी, वहां चैलेंज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने और उत्तर प्रदेश शासन ने अगर बैन लगाया है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई कानूनी अधिकार होगा, वो समय के साथ सामने आ जाएगा। इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम, खुद प्रारब्ध के इस मंच पर एक वीडियो कर चुके हैं जिस दिन हलाल पर यह बैन लगा था। लेकिन उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब छूटा रह जाता है कि दरअसल हलाल है क्या। तो ओमकार नाथ जी शिक्षक हैं लेकिन खुद को छात्र कहते हैं, और मैं प्रारब्ध के इस मंच पर आपको इतिहासकार कहता हूं, और खास तौर से इस्लामी इतिहास, इस्लामिक कुंडली के पूरे पूरे अपनी ऑथेंटिक कैपेसिटी में ज्ञाता। तो ओमकार नाथ जी से जरा पहले बातचीत के पहले हिस्से में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह हलाल है क्या। क्या है हलाल से? हलाल एक अरबी लफ्ज है और इस्लाम के आने के पहले से ही यह प्रचलन में रहा है। हलाल का मतलब होता है, अगर कहें तो जायज, ठीक है, लीगल। कुरान को उठा करके देखें तो 56 बार हलाल का जिक्र है और 21 बार इसका इस संदर्भ में प्रयोग किया गया है कि कैसे खाना चाहिए। मतलब जो बकरा काटते हैं वो कैसे काटना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। इस्लाम के आने के पहले भी अरब के समाज में, यहूदियों के संदर्भ में, ईसाइयों के संदर्भ में, जो पैगन मूर्ति पूजक थे उनके संदर्भ में अपने अपने थे। जैसे यहूदी एक निश्चित दिन को पवित्र मानते हैं, ब्लू रंग को पवित्र मानते हैं, तो क्रिश्चियनिटी वाले फ्राइडे, सैटरडे को, संडे को। उसी तरह जब इस्लाम आया तो फिर उन्होंने शुक्रवार को मानना पवित्र शुरू किया, अपना काला रंग को अपनाया। जैसे यहूदी ब्लू रंग थे, ईसाइयत ने व्हाइट रंग को अपनाया, तो इन्होंने ब्लैक रंग को अपनाया। तो इसी से यहाँ पे हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो हलाल पहले अपने अपने धर्मों के लिए था, वर्जित, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस्लाम के बाद वो इस्लामिक लॉ से जुड़ गया। कुरान में सिर्फ 56 बार इसका जिक्र है, लेकिन जब हदीसों को उठा के देखते हैं तो एक बहुत लंबी श्रृंखला मिलती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है इसका भी जिक्र मिलता है। अगर आप मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इसाक की लिखी हुई पढ़ेंगे तो उसमें जैसे वो मदीना पहुंचते हैं वो कुछ नियम बनाते हैं, ये नहीं करना है। तो वहां के लोग पूछते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, तो फिर वो बताते हैं कि जो काम यहूदी कर रहे हैं उसका उल्टा करो। ध्यान से सुनिएगा, जो काम यहूदी कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए हराम है। जैसे अगर कोई उजले रंग का बनियान पहन रहा है तो तुम उसमें छेद छेद बनियान पहनो। जैसे कोई धोती पहन रहा है तो तुम रंगीन धोती पहनो, लुंगी। जैसे कोई टोपी पहन रहा है तो तुम छेद वाली टोपी पहनो। जैसे कोई सूरज को नमस्कार कर रहा है तो तुम चांद को करो। जैसे कोई सुबह को पवित्र मानता है, सूर्योदय को, तो तुम शाम को पवित्र मानो। जैसे कोई सुबह ब्रश करता है तो तुम शाम को ब्रश करो। मतलब समझ रहे हैं ना। तो इस्लाम में हलाल का कॉन्सेप्ट आया यहूदियों के विरोध में, और जैसे जैसे मैंने इसको भारतीय सेंस में पहचाना, और फिर जो शरिया बना, इस्लामिक लॉ, वो फतवा देते थे ये काम करना है ये काम नहीं करना है। समोसा भी हराम है, म्यूजिक भी हराम है, सूर भी हराम है, गेंदे का फूल हराम है, योग हराम है, धोती हराम है। मतलब जो कुछ भी काफिर लोग नॉन मुस्लिम करते हैं
वो तुम्हें नहीं करना है, वो तुम्हारे लिए हराम है। ठीक है। ठीक बात है। अब ये इस्लामिक वर्ल्ड में फैला और धीरे धीरे पूरी दुनिया में, भारत में भी आया। इस्लामिक अगर आप काल में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में उदाहरण मिलता है, मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में, औरंगजेब की जो फतवे जहांदरी है पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद शाह वली उल्लाह, मैं नाम तक गिना देता हूं, वहाबी लोग हैं, सैयद हैं, हकीम अफजल खान, मौलाना अकबर शाह, हसन निजामी, मौलाना सुबानी, सैफुद्दीन किचलू, फजल करीम खान, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, अहमद मदनी, सैयद अबू अला मौदौती से जमाते इस्लामी तक पूरी नियम आई और फतवा जारी होता था। इस पे एक अरुण शौरी साहब की किताब है, फतवा उलेमा और उनकी दुनिया। तो ये आज भी फतवा जारी होता है देवबंद के दारुल उलम से। तो मूल तत्व तो यही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, जो भी मुस्लिम घुल मिल के रहते हैं अपने अगल बगल के लोगों से, उनको प्योर मुस्लिम बनाने का काम तबलीगी जमात जैसी संस्थाएं करती हैं। जैसे बिंदी नहीं लगाना है, साड़ी नहीं पहनना है, सिंदूर नहीं लगाना है, नेल पॉलिश नहीं लगानी है, मतलब जो भी एक मिली जुली संस्कृति जो रहती है, उन सब से इनको काटना। आई बात समझ में? और जो यहूदियों के समाज में, ईसाइयों के समाज में, भारत के हिंदू समाज में है, उनको अवैध घोषित करके उनसे अलग काम करना। ठीक बात। ये बात तो बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ साफ पे समझ में आ गई। और आपने इस हलाल अभियान या हलाल की पैदाइश का जो इतना लंबा इतिहास बताया, उसको आप भारत में ले आए, तो भारत में भी आपने बहुत अच्छा खासा एक लंबा, मुझे लगता है कि जब से इस्लाम भारत में आया, ये हलाल का इतिहास भी उतना ही पुराना है। अब मेरी जो मेरे मन में एक सवाल जो यहाँ आ रहा है ओंकार जी, कि अगर इस्लाम के आने के साथ ही हलाल जैसे कॉन्सेप्ट, उसकी प्रैक्टिस भारत में आ गई थी, तो क्या कोई ऐसा भी इतिहास मिलता है कि इससे पहले इस हलाल शब्द पर या हलाल प्रैक्टिस पर कोई रिएक्शन आया हो शेष समाज की तरफ से, या किसी नेता की तरफ से, या किसी रिलीजियस नेता की तरफ से, या अचानक योगी आदित्यनाथ जी को 2023-24 में ये याद आता है? ऐसा नहीं है सर। आप इतिहास को सही तरीके से उठा के देखें तो ज्यादा नहीं, 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरुवाणी लिखी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो थोड़ी आपत्तिजनक है। मैं कह भी नहीं सकता इस मंच से। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, जो हलाल मीट के काटा जाता है बकरे को, उसमें कैसे काटना है, कौन सा नस काटना है, कैसे तड़पाना है, वगैरह वगैरह। उन्होंने उसके रिएक्शन में झटका का कॉन्सेप्ट दिया। भारत में मांसाहार बहुत कम प्रचलित था, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में है। तो वहां झटका का कॉन्सेप्ट था, जो भी मांस खाते हो पशु को तड़पाना या इस तरह का नहीं था। एक तो ये उदाहरण मिलता है। ठीक उसी तरह विजयनगर साम्राज्य ने भी अपने कुछ नियम बनाए उनके प्रतिरोध में। ठीक उसी तरह दिल्ली सुल्तानों के कार्यकाल में नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो एक धर्म परिवर्तित मुस्लिम था, उसने भी इस हलाला को पलटा था। ध्यान रखिएगा, तुगलक काल के पहले 1325 के आसपास ये घटना हुई थी। ठीक उसके बाद जब सैयद बंधु आए मुगल, उत्तर मुगल काल में, उन्होंने भी इस तरह के कई सारे नियम बनाए जो हिंदू समाज के अनुकूल हो। तो हलाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ बकरे के मांस को काटने से नहीं है। हलाल का कॉन्सेप्ट का मतलब था कि क्या जायज है, क्या नाजायज है। अब इसमें जैसे गाय है, गाय हिंदू समाज का एक पवित्र चीज है, हम उसकी बलि देंगे, उसको खाएंगे। कुरान में, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि ऐसे ऐसे। वो इसीलिए बलि दी जाती थी ताकि इनकी इंसल्ट की जाए। और उसको लिखा है कि हम इनको जिल्लत करते हैं, इनको जलालत करते हैं, काफिरों को काबू में रखो, तौहीन रखो। क्यों? काफिर जुल्मी लोग हैं, मतलब वी आर जुल्मी। और मोमिन मासूम लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम है मासूम लोग हैं। कुछ फिल्मों के भी नाम सुनिए, जुल्मी, गुनाहगार, हमसे न टकराना, ये सारे शब्द इस्लामिक डिक्शनरी से जुड़े हुए हैं।
तो गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले अपने गुरुवाणी में, मेरे पास रखी हुई है यहाँ पे, झटका मीट का कॉन्सेप्ट दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको हलाल सर्टिफिकेट को सिर्फ मीट से मत जोड़िए। जैसे कि हमारे जो भी पर्व थे, त्योहार थे, ग्रंथ थे, नृत्य थे, संगीत थे, खान पान थे, नगर थे, स्थापत्य कला थे, रोजगार थे, सब में इस्लामी दबदबा कायम किया गया या इस्लामीकरण की नींव डाली गई। जैसे लखनऊ लक्ष्मणपुरी थी तो उसको लखनऊ बदल दिया, कोल या अलीगढ़ था तो उसको अलीगढ़ कर दिया। अब उसी तरह हलाल सर्टिफिकेट में एक उदाहरण मैं आपको आंध्रा का देना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन मंदिर है, 2015 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह एक ऑर्डर जारी किया कि इस मंदिर के अगल बगल के जितने दुकानदार होंगे वो सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं वो सारे हिंदू होंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग मंदिरों के पूजा अर्चना, जो फूल वूल होते हैं उनको वो पवित्र करते हैं, उनके साथ मांस रखते हैं, उनको ऊपर थूकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब हाई कोर्ट का ये जजमेंट है 2015 का। बाद में जमात इस्लामी या तबलीगी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और यही जस्टिस मियां लॉर्ड चंद्रचूड़ जी 2021 में जजमेंट देके उलट दिए कि सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम भी बराबर हो। भले आपका धर्म नष्ट होता है तो होने दीजिए। तो उस समय तक उसकी उतनी चर्चा नहीं थी। इसी बात पर कर्नाटका के एक एमएलसी थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, समथिंग रवि, उन्होंने साफ कहा कि हलाल सर्टिफिकेट आर्थिक जिहाद का एक रास्ता है। तब खूब चर्चा हुई, खूब सारे विवाद हुए। 2020 की घटना है, दिसंबर, एन रवि उनका नाम था। 2015 ऑस्ट्रेलिया, उनके एक सीनेटर है जॉर्ज क्रिस्नेटसन, उन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने की बात की और वो स्पष्ट कहते हैं, इफ यू आर परचेज हलाल प्रोडक्ट देन यू फंडेड इस्लामिक टेररिज्म। ये ऑस्ट्रेलिया के संसद का है। इसके पीछे मोटो क्या रहता है, इनका जो नियम है शरिया लॉ से, ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई, मार्केटेड बाई एंड, मतलब सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए मुसलमानों के द्वारा, बेचे जाने चाहिए मुसलमानों के द्वारा, और उसमें भी कोई भी नॉन मुस्लिम की कोई भागीदारी नहीं होती है। ये शरिया लॉ का हलाल है। लेकिन ये देखिए इनकी दोहरापन कहिए कि जब ये लोग भारत जैसे देश में आते हैं तब वो नियम बदल देते और कहते हैं कि जब तक आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम इसको खरीदेंगे नहीं। इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन से 1945 के बाद। जैसे वहां के कुछ मुस्लिम्स बसे, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ये हलाल मीट चाहिए, हम लोग ये खाते हैं। तो यहाँ के लोग ग्रुप बना बना के मॉल्स में गए। मॉल्स वाले बोले कि हमको क्या लेना देना, हम तो क्रिश्चियन हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में इन्होंने पूरी मुहिम बनाई और हलाल मीट की मांग शुरू की। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट का मीट देना शुरू किया उनकी बिक्री 10% बढ़ी। हमें इनसे सीखना चाहिए कि मजहब के प्रति कितना समर्पण है इनके अंदर। मुस्लिम ब्रदरहुड को दाद देनी चाहिए। बिना चुपचाप हंगामा मचाए हुए सारा काम करते हैं। एक समय के बाद 20 सालों में यूरोप के पूरे बीफ मार्केट पर, मांस मार्केट पर मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया और जितने भी क्रिश्चियन लोग थे जो मांस के व्यापारी थे या जो लैटिन अमेरिका से मांस मंगाते उनका मार्केट खत्म। इसके ऊपर एक रवि रंजन सिंह जी हैं जो झटका आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर भी हैं। उन्होंने बहुत रोचक बातें बताई है कि इतने दिनों में हलाल मीट के नाम पर मुस्लिम्स बुलाए गए पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, जहां भी हो, फिर उनके साथ मीट भी आया, उनके साथ उनकी पत्नियां भी आई, फिर उनका डिवोर्स भी हुआ। और हम दो हमारे दो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, 50 साल में हम दो हमारे 60 का, मतलब 2 into 2 = 60 पॉपुलेशन जिहाद भी चला और पूरे मांस के मार्केट के ऊपर मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया, ईसाई बाहर हो गए। एक उदाहरण और देते हैं वो
कि जमा मस्जिद के दिल्ली के मीट कारोबार में 1900 से, मैं आंकड़े बताता हूं, 1947 के पहले 75% मांस कारोबार पर मुस्लिम समाज का था। पाकिस्तान बनने के बाद 95% लोग हमारे खटिक समाज के लोग थे जिनका बकरा या मांस कारोबार पर आधिपत्य था। 1947 से लेके पता नहीं क्या हुआ, धीरे 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 कैसे ये लोग मिनिस्ट्री में घुसे। इन्होंने एमसीडी पर कब्जा किया, रेलवे मिनिस्ट्री में कब्जा किया, पार्लियामेंट के कैंटीन में कब्जा किया और हलाल मीट की मांग शुरू की। 1990 सन 2000 तक आते आते सिर्फ जमा मस्जिद में 5 दुकानें बची हैं। कितनी? 5। और वो 5 के मालिक मुस्लिम समाज के लोग हैं। मतलब अगर आपको देखिए तो 5 हिंदू दुकानदार हैं, जहां 95% खटिक समाज के लोग थे। उन सब लोगों को बाहर कर दिया गया। गाजीपुर का जो एक मंडी है, अब ये जांच का विषय हो सकता है कि पार्लियामेंट के कैंटीन में हलाल मीट की मांग की गई और पूरे रेलवे में हलाल मीट की मांग की गई। एकदम साइलेंट, झटका बार, मतलब हिंदू समाज के लोग बाहर होते गए। यही कारण है कि पतंजलि जैसे कंपनी को भी हलाल सर्टिफिकेट लेके मिडिल ईस्ट में भेजना पड़ता है। अगर आप एक हमदर्द कंपनी है, रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाती है, नाम सुने होंगे, 100% हलाल लिखा रहता है, उसके सारे एम्प्लॉय मुस्लिम। हिमालय को उठा के देख लीजिए, वहां भी ये है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। उनका लॉ ये कहता है आप अगर तैयारी नहीं कर पाते, हम नहीं तैयारी कर पाते हैं, तो ये हमारी गलती है। वो तो एकदम बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये बात आपकी जो है बहुत, बिल्कुल ये बात आपकी बहुत महत्व की हो जाती है जब आप ये कहते हैं साहब उनका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, वो देखा जा सकता है। हम आपने हलाला का इतना हलाल सॉरी इतना मिलता जुलता शब्द है दर्शकों की, मैं मुझसे हलाल पर आकी मात्रा लग गई और मैंने हलाला बोल दिया। बहरहाल हम आज हलाल की बात कर रहे हैं। तो हलाल का ये पूरा मामला एक तरह से ये समझा जाए कि जिस दिन इस्लाम पैदा हुआ उस दिन से शुरू है। भारत में अगर बात किया जाए हलाल का, तो हलाल भारत में उसी दिन से है जिस दिन से भारत में इस्लाम है। तो ये 2 चीजें समझ में आती है। इसी के साथ ओंकारनाथ जी, आपने जो ये बताया कि ये अचानक नहीं हुआ है कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ये बात संज्ञान में आई और ध्यान आया और उन्होंने हलाल पर बैन किया, बल्कि इसका पहला इतिहास जो आपने बताया वो गुरु गोविंद सिंह यानी सिख पंथ से आना शुरू होता है। तो आज जिस मुहाने पर देश खड़ा हुआ है और ये समाज खड़ा हुआ है, तो एक बात तो साफ तौर पर यह समझ में आती है कि ये पूरी तरीके से एक जिहाद का हिस्सा है जिसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थ जुड़ जाता है। आप इसे आर्थिक जिहाद कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अपने साथ साथ कई और तरह के जिहाद को लेके आता है, जैसा कि ओंकारनाथ जी आपने बताया, संख्या लेके आता है, कपड़ा लेके आता है, रहन सहन लेके आता है और उसके साथ ये तमाम प्रैक्टिसेस भी लेके चला आता है। क्या अब उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में अगर ये बैन लगाया गया, अच्छा दर्शकों और आपके लिए भी मैं बता दूं, यहां जो उत्तर प्रदेश में बैन लगाया गया है उसमें बनाना, हलाल प्रोडक्ट रखना, बेचना ये बैन है। लेकिन उसी के साथ अगर कोई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या वो एक्सपोर्ट के लिए बना रही है तो उस पर वो आराम से हलाल लिखे, हराम लिखे, जो चाहती है वो लिखे और उसको मिडिल ईस्ट और किसी इस्लामिक देश में वो बेच सकती है, उसके लिए उस पर बैन नहीं है। तो क्या ये एक जो शासन के स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर ये जो एक बैन, क्योंकि बहुसंख्यक भावना को ध्यान में नहीं रखा जाता है हलाल सर्टिफिकेट देते समय, दूसरा ये कि अल्पसंख्यकों में ही सिख समुदाय की भावना का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इस आधार पर जो ये उत्तर प्रदेश में बैन लगा है, क्या अब आपको लगता है कि ये बैन पूरे भारत यानी राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाना चाहिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार कई मामलों में बेहतरीन है। आने वाले इतिहास जब लिखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश और असम का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, मदरसों को नियंत्रण करना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, फिर उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट पर हो, ऐसे कई सारे उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी ने लेकर के दिखाया। दंगा नियंत्रण कानून हो,
उपद्रव कानून का नियंत्रण हो, या फिर जो बाहुबली टाइप के लोग हैं जिनके मुकदमे जज भी सुनने से डरते हैं, डरते थे, वो सब चीजों को इन्होंने संभव करके दिखाया। अब आपको मैं बताऊं, हलाल सिर्फ मीट तक नहीं है। अब बताइए, आलू भी, आलू का चिप्स हलाल, पेंसिल हलाल, कपड़ा हलाल, डेटिंग हलाल, हलाल डेटिंग, हलाल बैंक, इस्लामिक बैंक आया। अब आप एक देश में रह के अलग इस्लामिक बैंक, अलग इस्लामिक कोड, अलग खान पान, अलग ड्रेस कोड, अलग छुट्टी का दिन, अलग प्रार्थना का समय, तो फिर अलग देश की मांग भी तो शुरू करेंगे। ये भारत में नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड में भी वही है, लंदन तो पूरा लंदस्तान बन चुका है, डेनमार्क में भी है, स्वीडन में भी है, फ्रांस की हालात आप देख ही रही हैं, जर्मनी देख ही रही है, अमेरिका भी है। ये जो 1980 के बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड ने पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का जो दबदबा कायम करने के लिए, यहां तक कि आप नेटफ्लिक्स उठा के देखिए, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें भी हलाल मीडिया आ गया कि मतलब आप कुछ भी एंटी मुस्लिम, पहले आप सीरियल बनाएंगे, हमें दिखाएंगे, हम सर्टिफिकेट देंगे, तब वो हलाल होगा। हलाल टीवी सीरियल भी आ गया। मतलब जो हलाल मीट तक था, वो हलाल पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज का, इस्लामिक लॉ का दबदबा कायम करने का एक माध्यम है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो गैर हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे हिंदू, वो खत्म सिर्फ तलवार के बल पर नहीं हुए, वो जिल्लत और जलालत भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सारे दुकानदार का बहिष्कार, इस दुकान से मत खरीदो। आखिर रामदेव के प्रोडक्ट से इतना बहिष्कार क्यों है? फतवा जारी होता है, एक लाइन कर दो कि उसमें गोमूत्र है। अब अमूल के आइसक्रीम में सुअर की मांस लगाई जाती है, लेकिन वो हलाल है। इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो चेक कर सके कि ये हलाल है या हराम। 60,000 रुपया लेके जमाते इस्लामी जैसी संस्था सर्टिफिकेट दे देती है। हर जगह दबदबा कायम करना। और आपको देखना है तो लखनऊ का लुलु मॉल देखा ही है, आप तो लखनऊ में है। तो इस तरह की, इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट ही होता है गैर मुस्लिमों को बाहर करना, इस्लाम का दबदबा कायम करना, और किसी तरह मजहब का वर्चस्व लायक करना, और किसी तरह उनको कन्वर्ट कराना और अपनी बात मनवाना। मैं आपको बताऊं, लाउड स्पीकर, भारत के बाहर लाउड स्पीकर हराम है, कहीं आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन भारत में ये हलाल है क्योंकि इससे मजहब का दबदबा सिद्ध होता है, गैर मुस्लिमों के कान में अजान घुसता है, इसलिए ये हलाल है। इस पूरी बात को इन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि गजब का, आलू के चिप्स को नौटंकी, समोसा पे, ये क्या हो रहा है। और मजे की बात, जो काम मुस्लिम समाज के लोग गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं, तो आप विवश कर रहे हैं गैर मुस्लिमों के लिए कि वो भी उस तरह का काम करें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ये पूरी बात लिख चुके हैं कि जो काम मुस्लिम समाज के लोग दूसरों के साथ करते हैं। जाकिर नायक से भी पूछा गया कि आप कहते हैं कि देयर इज नो एनी बिल्डिंग अलाउड, रिलीजियस बिल्डिंग इन इस्लामिक स्टेट, मतलब इस्लामिक स्टेट में गैर मुस्लिम को कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, और आप फिर यहां पर कहते हैं कि हमें मस्जिद बनाने की इजाजत दो। तो ये एक दूसरा है, इस पे भी है कैसे आध्यात्मिक आक्रमण हो रहा है, यहां भी है। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। और अब देखिए, हलाल बैंक आ गया, हलाल स्टॉक एक्सचेंज आ गया, तो धीरे धीरे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां तो शरिया बोर्ड चलेगा, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वहां पर मजहब का दबदबा कैसे कायम करना है और कैसे वर्चस्व स्थापित करना है, कैसे काफिरों को सबक सिखाना है, कैसे उनको घुटने पर लेके आना है, ये सारी चीजें रणनीति का हिस्सा है। ये कई रूपों में, और हम सॉरी भी करते हैं कि ऑल मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व इन जिहादिक एक्टिविटी। कोई शांतिपूर्ण करता है, कोई प्यार से आपको समझाएगा। हर जगह तलवारें तो 2% से लोग चला रहे हैं, बाकी 98% लोग मजहब की खिदमत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। अब सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात कि जो व्यवहार दूसरों के साथ आप करते हैं, भारत में आता है तो राइट टू फ्रीडम और राइट टू, हमें मतलब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो आप विवश कर रहे हैं दूसरे लोगों को उस तरह सोचने की।
बिल्कुल ठीक बात है। और ओंकार जी, आपने जो ये कहा ना कि इसके दो पक्ष हैं, एक तो आप अपना विस्तार कर रहे हैं और दूसरा जो इसमें जो एक पॉजिटिव भाव मुझे सुनाई दिया, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव भाव है कि आप दूसरे पक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो झटके की बात करे, वो हलाल के सामने और अपने विकल्पों की बात करे और अपने फ्रीडम की भी बात करे। तो ये एक रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। और आपने जो हलाल का इतिहास कम से कम भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह साहब के समय से आपने बताया कि वो मामले शुरू हैं। और आज योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी वाले स्टेट में अगर हलाल बैन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से बहुसंख्यक इस भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, और उसी के साथ बेहद महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक के नाम पर केवल मुसलमान नहीं है भारत में, और मुसलमानों को तो कायदे से नंबर के आधार पर अल्पसंख्यक के कैटेगरी में होना भी नहीं चाहिए। खैर, ये एक दूसरा बहस का मुद्दा है, इस पर भी जरूर आपसे हम बात करेंगे संख्या मामले में। तो यहाँ पर सिख आबादी, जो हमारा सिख समाज है, उसकी भावना का भी ख्याल अगर नहीं रखा जा रहा है, तो कम से कम आप भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हलाल सर्टिफिकेशन की ये जो फर्जी व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट को स्थापित करना चाहती है, चाहे वो खाना हो साहब, हल्दी हलाल है, दूध हलाल है। अब ऐसे में मैं सर आपसे पूछूं ना कि ये बताएं, क्या पोर्क मीट यानी सुअर के मांस को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है? अगर नहीं दिया जा सकता तो फिर हल्दी कैसे हलाल हो सकती है? आलू को, भाई जब तुम हर चीज को, गाड़ियों को हलाल दे सकते हो, टेलीविजन को हलाल दे सकते हो, फिल्मों को कल तुम हलाल बताओगे, कल को सड़कें हलाल होंगी, मोहल्ले हलाल होंगे, वहां तो तुम्हारा वैसा ही है। वक्फ बोर्ड है जिसने कि भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जमीनों की मालकिन है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाती हैं। अगर चलते चलते कुछ कंक्लूड करें आप ओमकार जी। जी। इसमें मैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ कारण बताए हैं कि हलाल को बैन करना चाहिए। सऊदी अरब में हलाल बिल्डिंगें हैं, वो हलाल बिल्डिंग नहीं है, वो हलाल बिल्डिंग इसलिए है कि वहां पे कोई वास्तु के नियम लागू नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हलाल प्रेस है, वो हलाल प्रेस नहीं है। इस प्रकाशन से सिर्फ मुस्लिम साहित्य प्रकाशित होगा, गीता नहीं छपेगी। हलाल बैंक है, ओनली लोन फॉर मुस्लिम्स। हलाल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों पर टैक्स 2 रुपए लगाया और मुस्लिम व्यापारियों पर 1 रुपए, उसी तरह ये इस्लामिक बैंक भी करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी करते हैं। बट उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का धन्यवाद कि उन्होंने 5 कारण दिए हैं और इसको बैन करना उचित ठहरा है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। गाजियाबाद के व्यापारियों का समूह, उन्होंने बोला है कि हलाल उत्पाद के नाम पर ठगी हो रही है, हलाल से इस्लाम का कोई मतलब नहीं है, ये लूटने का एक माध्यम है। हलाल है या नहीं है इसका जांचने का कोई उपकरण इनके पास नहीं है। और भारत सरकार की एक संस्था FCCAI है, उसको इग्नोर करके उसको ये ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। एक ये विश्वास है जो इस्लाम के नाम पर खुद मुस्लिमों को ठग रहे हैं, उसके बाद मुस्लिमों को खुद गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी मुस्लिम की बीमारी हो गई तो वो डॉक्टर को देखेगा ये हलाल या हराम देखेगा, लेकिन ये कहते हैं काफिरों की हर चीज बनाई हुई हराम है। तो भाई तुम फेसबुक यूज मत करो, दवाई मत यूज करो, MRI, इसको जितने सारे मेडिकल इक्विपमेंट है सब के सब ईसाइयों और यहूदियों ने बनाए हैं। खाओ हकीम साहब की गोली। फिर उसके बाद ये कहते हैं, मुस्लिम ही कह रहे हैं कि जो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ मिलजुल के रहते हैं, और इस तरह की गतिविधियां हमें खुद ही अलगाव पैदा कर रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जो व्यवहार हमसे दूसरों के साथ करने के लिए ये लोग विवश करते हैं, अगर वही हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी बातें अखबारों में अभी निकली हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। तो अब आप खुद बताइए कि क्या गलत किया? तो जो काम योगी जी ने किया वो काम तो भारत सरकार को करना चाहिए। तो आप पार्लियामेंट में हलाल मीट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश से अगर ये शुरुआत हुई है तो निश्चित है बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और बात सिर्फ निकली है बात करने के लिए नहीं, बल्कि वो कार्रवाई के रूप में निकली है।
और जब हलाल की इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है तो मैं तो ये कहूंगा, आपने कहा ना कि ये मत देखिए, वो मत देखिए, टीवी मत इस्तेमाल करिए, फेसबुक नहीं, मैं कहूंगा कि साहब यूट्यूब पे हमारा प्रारब्ध का ये वीडियो भी आप मत दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हलाल नहीं है। हम हलाल सर्टिफाइड तो आपको भी वीडियो नहीं कर रहे हैं, हम हलाल। आपको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कल को कि मैं हलाल हूं। बस आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, अपना काम शुरू करिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें, मुझे लग रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बेस, हमारा ऑफिस है, हमारा चैनल जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलता है, से चलता है। तो जहां पर कि हलाल अब पूरी तरीके से बैन है, हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत एक दिन वह भी देखेगा, और बहुत जल्दी देखेगा, जब पूरे भारत में हलाल नाम का ये जो फर्जीफिकेशन है, इसके फर्जीपने को बंद किया जाएगा, और इस तरीके से एक अनैतिक कृत्य पर रोक लगेगी। ओमकार नाथ जी, आपने हमें समय दिया, और दर्शक, हमें एक बार फिर आप सभी ओमकार नाथ जी के चर्चा के साथ जो भी वीडियोस आते हैं, उनमें आप नीचे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप नए नए विषय हमको बताते हैं। एक बार फिर आपसे वही पुराना निवेदन, आप इस वीडियो के भी नीचे कमेंट बॉक्स में आके साधिकार ये बताएं कि ओमकार नाथ जी के साथ आप और किन विषयों पर प्रारब्ध के इस मंच पर चर्चा देखना चाहेंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर ओमकार नाथ जी को धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।